हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड, कल से हमने स्टार्ट किया है आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पर डे लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, जो आपके मुख्य सेविका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग अभी तक हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखे, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सारी क्लासेस देख ले। वो आपकी क्लासेस जो हैं वो क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग उससे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 26। कल हमने 25 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? ऑप्शन है जन रीतियाँ, परंपराएं, राज्य या फिर सामाजिक भय। तो आपको बताना है कि सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सामाजिक डरबिनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? ऑप्शन है सामाजिक डरबिनवाद में कौन विश्वास करता है? विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना होगा कि जो डरबिनवाद सामाजिक है उसमें कौन विश्वास करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उद्विकासवादी जो हैं वो भी इस पर विश्वास करते हैं। उद्विकासवादी ये उन पर विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोध नहीं है? आपको बताना है कि सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें कौन अवरोध नहीं है। ऑप्शन है आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, यानी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या फिर जड़ता। तो सामाजिक अवरोध में जो बाधक नहीं है, यानी सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक नहीं है, यानी उनमें बाधा नहीं उत्पन्न करते, तो वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है सामाजिक सामाजिक परिवर्तन में अवरोध नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो समाजशास्त्री थे, यानी जो विद्वान थे उस समय, उनकी जो चिंतन स्थिति थी उसमें किस अवधारणा का प्रभुत्व था? विकास का, आधुनिकता का, प्रगति का या फिर उद्विकास का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उद्विकास का प्रभुत्व था उनके चिंतन में। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उद्विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है, यानी ग्लोबुलिन जो है वो शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन है वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे के सफेदी पिलाना चाहिए, वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, केवल घी पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी या जर्दी जिसे कहते हैं पिलाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सेवक, सामान, सामंजस्य या फिर मालिक। तो आपको बताना होगा कि फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेवक, यानी फेमुलस शब्द का अर्थ होता है सेवक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी एक व्यक्ति जो है वो अपने ही समूह में जीवन साथी का चुनाव करता है तो वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अंतर विवाह कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्राथमिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था या फिर सेवानिवृत्त अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवानिवृत्त अवस्था में जो है साधनों की मांग बढ़ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी.वी. रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर ए.पी. सिन्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संयुक्त परिवार में जो दाम्पत्य प्रेम होता है उसके विकास का अवसर कम प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर संख्या अधिक होती है तो उतना अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, उन्हें एकांत नहीं मिल पाता है। इसका रीजन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 36 है विवाह अधिनियम वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। आपको बताना किस वर्ष में जो अधिनियम आया, विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, वो जो है जिसमें 18 वर्ष रखी गई लड़की की आयु, वो कब रखी गई? ऑप्शन है 1929, 1949, 1976 या फिर 1953। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1953 में जो है विवाह अधिनियम आया था जिसमें लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता। तो बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो एकाकी परिवार होता है उसमें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें माता पिता और बच्चे ही शामिल होते हैं। तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा कहाँ से प्राप्त होगी, क्योंकि माता पिता अपने कार्य में लगे होते, चाहे जॉब हो या फिर अन्य कोई कार्य व्यवसाय वगैरह हो तो उसमें लगे होते हैं। बच्चे जो है वो अपने कार्य में लगे होते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई, तो उन्हें अच्छे से वो सामाजिक जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी यानी विटामिन के जो है इसकी कमी के कारण जो है रक्त स्कंदन में यानी रक्त जो है वो बहने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? ऑप्शन है हैजा, रेबीज, निमोनिया या फिर कुष्ठ रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैजा जो है जठरांत्र यानी आंत्र जो संक्रमण होता है, आंत का संक्रमण यानी जो गंदा जल का सेवन करने से होता है जल जनित बीमारियां जो है वो आपका हैजा है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन है आपका डी रदरफोर्ड, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, जेम्स चैडविक। तो आपको बताना होगा कि जो है स्मॉल पॉक्स की खोज टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा यानी एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, मच्छर के काटने से, प्रोटोजोआ से या फिर विषाणु से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? ऑप्शन है 2 से 3 सप्ताह पर, 8 से 10 सप्ताह पर, 16 से 18 सप्ताह पर या फिर 10 से 20 सप्ताह पर। तो एक दिन आपको हमने ये क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस सेट में कि टेस्ट सीरीज जो हम लगा रहे हैं उसमें कि आपको फीटोस्कोप के द्वारा बच्चे की जो ध्वनि है वो कब सुनाई पड़ती है। तो उसमें था आपका राइट आंसर 10 सप्ताह पर। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा 8 से 10 सप्ताह पर आप प्रथम ध्वनि जो है हृदय की सुन सकते हैं गर्भस्थ शिशु की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मनुष्य की सामान्य गर्भावधि होती है? ऑप्शन है 9 महीने, 10 महीने, 280 दिन या फिर 289 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 280 दिन होता है। अगर महीने की बात की जाए तो 9 महीने 7 डेज होता है यानी 9 मंथ 7 डेज। और दिन की बात की जाए तो यहाँ पर 280 दिन होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा क्योंकि यहाँ पर 7 डेज नहीं जोड़ा गया है ऊपर वाले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? ऑप्शन है झिल्लियों का फट जाना, गर्भाशय ग्रीवा का पूरी तरह से फैली हुई संकुचन नियमित होना या फिर अस्पष्ट योनि द्रव का बाहर निकलना शुरू होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा जो है वो पूरी तरह फैल चुकी होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये मूल्यांकन की बात की जा रही है दूसरे चरण की। अगर प्रसव की बात की जाए तो पहले चरण में ही गर्भाशय ग्रीवा जो है, लेकिन उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि जो गर्भाशय ग्रीवा है वो आपके फर्स्ट स्टेज में हो जाती है यानी पूरी तरह फैल जाती है। सेकेंड स्टेज में जो है बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है। थर्ड स्टेज में आपकी प्लेसेंटा बाहर आ जाती है और फोर्थ स्टेज में जो है वो ऑब्जर्वेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वैसा ऑप्शन नहीं दिया है और जो आंसर दिया गया है वो आपका ऑप्शन बी दिया गया है कि गर्भाशय ग्रीवा जो है पूरी तरह फैली हुई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से गुजर जाती है और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में ओर छोर तक पड़ी रहती है वह कहलाती है? ऑप्शन है अवखंडित प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा या फिर वासा प्रीविया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इनमें क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा योनि क्षरण का लक्षण नहीं है, आपको वो बताना है। योनि कैनाल की लंबाई, योनि की दीवारों का पतला होना, योनि स्नेहक में कमी, मूत्र असंयम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी योनि की दीवारों का पतला होना योनि क्षरण का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण मां की सेहत बिगड़ने को कहा जाता है। ऑप्शन है गर्भावस्था के फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, प्री एक्लेम्सिया, या फिर हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम, या फिर गर्भपात। तो आपको बताना होगा कि अत्यधिक उल्टी होना गर्भावस्था के समय क्या कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भावस्था के फलस्वरूप उच्च रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्री एक्लेम्सिया कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? ऑप्शन है बीसीजी, जापानी इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, या फिर खसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हेपेटाइटिस जो है वो आपका हेपेटाइटिस बी टीका जो है वो त्वचीय मार्ग से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन है एनल अवस्था, फेलिक अवस्था, जेनाइटल अवस्था, या फिर ओरल अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओरल अवस्था जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। ये फ्रायड एक आपके विद्वान हैं, उनकी ये थ्योरी में उन्होंने ये बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन, या फिर पाउलाई। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन है जीन पियाजे जो है उन्होंने मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार आज का रहा हमारा 25 क्वेश्चन आज की क्लास का। आपको कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये आपकी प्रैक्टिस सेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं।